वेलकम क्लास 12th। पिछली वाली सीरीज़ में जो आपको मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की करवा रहा था उसके लास्ट पार्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के गया था और वो क्वेश्चन रिडक्शन वाले पार्ट से था। क्वेश्चन किस वाले पार्ट से था? रिडक्शन वाले पार्ट से था। जिसने अभी नहीं देखा वो क्वेश्चन मैं दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था, और उसी क्वेश्चन का मैं यहाँ से जवाब करूँगा और जवाब देने के बाद आपको नए फर्दर ऑक्सीडेशन पे ले जाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से था। ये आपका सबस्ट्रेट था, यहाँ पे मैंने OH लगा रखा था। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा था NH2 यानी हाइड्राजीन, और बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी। सेकंड वाले में मैंने क्या लिख रखा था, यहाँ पे लिखा था आपको Zn और Hg यानी जिंक अमलगम, और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। चलिए, यहाँ से जब ये आपका प्रोडक्ट बनेगा तो देखिए, ये पहला वाला पार्ट आपका है, इसको बोलेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये रिएजेंट से आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। और दूसरा है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का। दोनों का काम रिडक्शन कराना होता है। तो आपके पास ये जो आपका कीटोनिक ग्रुप आपका लगा हुआ है, इसमें से ये ऑक्सीजन हटेगा और इसको दोनों को इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को, दोनों के दोनों हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे और ये रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन है उसमें ये वाला जो NH2 और KOH है, ये केवल टारगेट करेगा इसी कीटोनिक पार्ट को। लेकिन यहाँ पे ये सेकंड वाला पार्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन है, उसमें आपका जो एसिडिक मीडियम होगा HCl होगा, वो इस पार्ट को भी टारगेट करेगा। और कैसे टारगेट करेगा वो उसको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्ट में तो जो आपका प्रोडक्ट होने वाला है साइक्लोहेक्सेन इसी तरीके से बन जाएगा, और ये जो आपका OH है यहाँ पे लगा रहेगा, तो 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्लीमेंसन रिडक्शन वाले पार्ट में क्या होगा, आपके पास HCl प्रेजेंट है और HCl का काम होता है H+ आयन को देना। जब ये H+ आयन देगा तो यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है, जो इस तरीके से OH ग्रुप लगा हुआ है, इस OH ग्रुप में ऑक्सीजन के पास आपके लोन पेयर मिलेंगे। तो ये क्या करेगा, इस H+ को लोन पेयर अपने ऑक्सीजन डोनेट करेगा या देगा। तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप वाटर तैयार हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस वाले कार्बन से, ये जो कार्बन आपका यहाँ लगा हुआ है, मैं मार्कर सेकंड कर ले रहा हूँ, ये आपका जो कार्बन वाला पार्ट लगा हुआ है, इस कार्बन वाले पार्ट से क्या होगा, ये जो OH वाला ग्रुप है, ये वाटर का मॉलिक्यूल ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपने आप को सेटिस्फाई करके क्या करेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और उसको सेटिस्फाई करने कौन जाएगा, ये क्लोरीन जो Cl- H+ और Cl- में जिसका क्लीवेज हुआ है, तो ये Cl- यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको ज़रा देखो। इसका प्रोडक्ट आपका बनेगा 1 क्लोरो यहाँ पे Cl आ जाएगा OH की जगह, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसका प्रोडक्ट बन रहा था आपका 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। और इसका प्रोडक्ट बनेगा आपका 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये छोटा सा पार्ट है, इसका रिएक्शन का एक क्वेश्चन मैं आपको दे के गया था। नेक्स्ट आज आपको जो करना है वो आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, तो अपन उसको शुरू करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन के आपके दो व्यू हैं। फर्स्ट वाला व्यू क्लासिकल व्यू है, और यही वाला व्यू आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली देखने को मिलता है। और दूसरा आपका मॉडर्न व्यू है। मॉडर्न व्यू आपका किस तरीके से काम करता है, मॉडर्न व्यू में आपका रहता है, क्लासिकल व्यू को देख लेते हैं पहले, उसके बाद में मॉडर्न व्यू की चर्चा करता हूँ। क्लासिकल व्यू में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली ये क्लासिकल व्यू ही आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्न व्यू में क्या है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा, अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीमेंट इन
ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दो बातें इसमें देखने को मिलती हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दो व्यू आपको देखने को मिलेंगे ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन कराने वाले जो फैक्टर होते हैं या फिर जो ऑक्सीडेशन कराने में उनकी मदद करते हैं, और ऑक्सीडेशन फैक्टर जिनको आप बोलते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये ऐसे एजेंट कौन कौन से हैं आपके पास, उनको ज़रा देख लीजिए। तो आपके पास ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे कुछ, जो आपका ऑक्सीडेशन करा के आपको देंगे। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि उनका खुद का तो रिडक्शन होता है। खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब खुद का रिडक्शन इनका क्यों हो जाता है बताइए। कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने में मदद करेंगे, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में मदद कराने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरे को ऑक्सीडाइज आप तभी करा सकते हैं या तो ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या करें, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें। दूसरा, अगर कोई स्पीसीज़ है इलेक्ट्रॉन को लूज़ आसानी से कर पा रही है तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन आसान हो रहा है, या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंक्रीज हो पा रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो पा रही है। तो ऑक्सीडेशन में तभी मदद होगी जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, जब कोई एटम क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करते हैं, इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी खुद का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, और दूसरे को ऑक्सीडेशन कराने में मदद करते हैं। इस तरीके के जो आपके फैक्टर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बात, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं कुछ बताता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते। कैसे करेंगे जरा देखिए। जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के हिसाब से उनको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होंगे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे आपके होंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे क्या होंगे आपके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसी पार्ट में दोनों आ भी जाएंगे। जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। जैसे आपका KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये तभी आपका काम में आएगा जब इस पर आप किसी मीडियम में काम करेंगे, OH- या तो H+। दूसरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। इसको भी आप मीडियम में ही लेना पड़ेगा किसी ना किसी। तीसरा, CrO3 इन हाइड्रस मीडियम। फोर्थ आपका H2CrO4 प्लस H2SO4। इसको आप जॉन्स रिएजेंट के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये आपके कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड का क्या फ़र्क होता है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आपका PCC। PCC का मतलब प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम होता है इसका, प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैं अभी आएगा तो मैं इसकी स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। दूसरा है PDC, प्रिडीनियम डाइक्रोमेट। तीसरा आपका हो सकता है CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। ये CrO3 अगर हाइड्रस मीडियम में हो तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन अगर CrO3 आपका एनहाइड्रस मीडियम में हो तो एनहाइड्रस मीडियम में आप क्या ले सकते हैं, CHCl3 ले सकते हैं। फोर्थ आपका, मैं इसको भी और छोटा मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ आपका क्या हो सकता है, फोर्थ आपका टॉलिन रिएजेंट। क्या होगा, टॉलिन रिएजेंट। हाँ, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, इसी को आपको पढ़ना है पूरा। फिफ्थ आपका हो सकता है फेलिंग रिएजेंट। फिफ्थ क्या हो सकता है आपका, फेलिंग रिएजेंट। ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके, इन दोनों को बहुत करीबी से पढ़ना है आपको। सिक्स्थ और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट में काम में आता है, सोडियम हाइपोहैलाइड। क्या हो सकता है, सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं
NaOX से, NaOX से सोडियम हाइपोहैलाइड। तो कौन कौन से आपको अभी इसमें बहुत अच्छी तरीके से कौन कौन से पढ़ने, टॉलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट। उससे पहले आपने PCC एक हो सकता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PDC हो सकता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट, और CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, और टोलिन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, और आपका सोडियम हाइपोहैलाइड। ये क्या है आपके इस किस सूची में आते हैं, ये आते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। चलिए, तो अब यहाँ ऑक्सीडेशन में बेसिक चीज़ आपको क्या याद रखनी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो आपको मैं सिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे क्या होगा आपको, एल्केन वाले पार्ट को अगर मैंने लिया, एल्केन वाले पार्ट को मैंने लिया और इसका मैंने ऑक्सीडेशन कराया, तो ये एल्कोहल में टर्मिनेट हो जाएगा। ये किस में टर्मिनेट हो जाएगा, एल्कोहल में। अब एल्कोहल से जाने के आपके पास दो रास्ते हैं। एल्कोहल अगर आपका 1 डिग्री हुआ, एल्कोहल अगर आपका 1 डिग्री हुआ और फर्दर आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो एल्कोहल से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एल्डिहाइड में पहुँच जाएंगे। और एल्डिहाइड को अगर आपने फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्कोहल अगर आपका 2 डिग्री हुआ, एल्कोहल कैसा है 2 डिग्री, और फर्दर आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो एल्कोहल से आप किस में पहुंचेंगे, कीटोन में पहुंचेंगे। तीसरा, अगर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन आपने करा दिया, तो नॉर्मल कंडीशन में तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कीटोन का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ये भी फर्दर अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटेगा, और किस तरीके से टूटेगा वो एक अलग कहानी है। 3rd डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कराएंगे तो 3rd डिग्री का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं होता है, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में इसको ज़बरदस्ती आप करवा देंगे तो आपको ऑक्सीडाइज होके ना तो एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन मिलेगा, वहाँ पे एल्कीन जरूर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको किन रास्तों से फॉलो करना है, आपको जाना है एल्कोहल वाले रास्तों से। 1 डिग्री होगा अगर तो एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अगर एल्कोहल हुआ और इसका ऑक्सीडेशन आपने कराया तो कीटोन, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन फिलहाल के लिए अभी मान के चलिए कि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। तो आपको कहाँ तक आना है ज़रा देखिए, एल्कोहल से आप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 स्टेप ये आ गए। अगर आपका 2 डिग्री हुआ तो 1 स्टॉप, मतलब यहाँ पे आप चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें। अगर आपका 2 डिग्री एल्कोहल है तो उसमें आप माइल्ड भी लगा देंगे या स्ट्रॉन्ग लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे एक स्टेप ही आगे जाना है, एक स्टेप आगे जाके वो एल्कोहल से आपको कीटोन दे देगा। लेकिन एल्कोहल अगर आपका 1 डिग्री है तो उसको 2 स्टेप आगे जा सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो डायरेक्ट आप कहाँ पे आ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये इसकी कि स्ट्रॉन्ग और माइल्ड का अपन कहाँ अंतर कर पाते हैं, ये उसको देखने के लिए आपकी लागू होती है कि अगर आपने क्या ले लिए 1 डिग्री एल्कोहल ले लिए और अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, उससे पहले मैं आपको सूची बता चुका हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ये डायरेक्ट आपको कहाँ छोड़ देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में छोड़ देगा। लेकिन आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिए और यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो आपको कहाँ छोड़ेगा, एल्डिहाइड में। और अगर यदि आप एल्डिहाइड में खड़े हैं और एल्डिहाइड में आप क्या डाल रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं, तो आपको कहाँ जाने के लिए मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए मिल जाएगा। ये बेसिक रूल है, ये आपको अगर याद है तो इस चैप्टर में आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चुटकियों में होने वाले हैं, और अगर नहीं याद हैं तो बार बार आपको दिक्कत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब अपन टारगेटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आएंगे, जिसको अपन को डिटेल पढ़ना है, जिसकी आपकी टेस्टिंग भी करनी है, उसको आप समझ लीजिए। चलिए, अब आप मुझे बात बताइए, अगर आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड और कीटोन का ही इस्तेमाल होना है। अगर मैंने क्या किया, कीटोन और एल्डिहाइड में दोनों में अगर इसमें मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो इसका मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है बात, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा। अब वो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। कीटोन का अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होना नहीं है।
अभी जब मैंने आपकी सूची बना रहा था, जब आपकी लिस्टिंग कर रहा था, तो मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 3 नाम एक्स्ट्रा लिखे थे जो आप पिछली जगह से नहीं जानते थे। वो आप इसी चैप्टर में स्पेशल हैं। फेलिंग रीएजेंट लिखा था मैंने, वो भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरा नाम लिखा था मैंने टॉलिन रीएजेंट। तीसरा एक नाम लिखा था मैंने सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड, इसको आप हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। तो हेलोफॉर्म टेस्ट में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो फेलिंग टेस्ट, टॉलिन टेस्ट, टॉलिन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और आपका सोडियम हाइपोहैलाइड, ये तीनों के तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ एक कीटोन का एक्सेप्शनल पार्ट है, ये स्पेशल कीटोन का सोडियम हाइपोहैलाइड क्या करता है, मिथाइल कीटोन का केवल ऑक्सीडेशन कराता है, बाकी और किसी का नहीं कराता है। तो ये स्पेशल केस है, इसको आप स्पेशल केस में ट्रीट करेंगे। लेकिन आप फिलहाल को किसको देखना है, फेलिंग को देखना है और टॉलिन को देखना है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप सेपरेशन में कर सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन में से आपको सेपरेट करना है, दो आपकी टेस्ट ट्यूब में मैंने ए और बी करके मार्क करके रखा है, वाइट कलर के दोनों होते हैं, तो आप ऐसे स्मेल करके या उस तरीके से तो आप पता नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब आसान चीज़ है कि आप फेलिंग रिएजेंट को डालें और टॉलिन रिएजेंट को डालें। अगर ये टेस्ट आपके पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, अगर ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं है तो आपके कीटोन है। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन भी मैं आपको करा दूंगा, पहले इस पार्ट को कर लीजिए। ठीक है बात, चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। सबसे पहले अपन को पढ़ना है फेलिंग रिएजेंट। किसको ले लेता हूँ मैं, फेलिंग रिएजेंट। अब इसको समझते चलिए। जो आपका फेलिंग रिएजेंट होता है, ये दो टाइप के सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट इसका है जिसको आप बोलते हैं फेलिंग ए, और दूसरा इसका सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं आप फेलिंग बी। जो फेलिंग ए सॉल्यूशन आपका होता है वो होता है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जो फेलिंग बी सॉल्यूशन आपका होता है उसका मैं नाम यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ क्योंकि लंबा नाम है। सोडियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, उसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये बेसिकली होता क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो आपका टार्टरिक एसिड होता है उसका डेरिवेटिव होता है। टार्टरिक एसिड का क्या होता है, ये डेरिवेटिव होता है। तो थोड़ा मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, अब मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, सबसे पहले तो मैं टार्टरिक एसिड बता देता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पे आपने COH ग्रुप लिखा, इसके बाद यहाँ आपने COH ग्रुप लिखा, यहाँ आपने HOH और ये HOH, ये तो हो गया आपका टार्टरिक एसिड। अगर मैंने यहाँ से H और इस वाले से H, दोनों H को मैंने रिप्लेस कर दिया और एक को रिप्लेस किया मैंने सोडियम से, एक को रिप्लेस किया पोटेशियम रेडिकल से, तो ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बन जाएगा। ज़रा देखो ये बनेगा कैसे, ये आपका HOH HOH और यहाँ आपका COO माइनस K प्लस और यहाँ COO माइनस Na प्लस। अच्छा, यहाँ ये प्लस माइनस साइन क्यों आते हैं, क्या ये न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल हैं, लेकिन आपका सोडियम और पोटेशियम है वो आयनिक बॉन्डिंग की तरफ ज़्यादा संभावना दे रहती है इनकी, और ये CO माइनस हैं, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़्यादा संभावना रहती है। ये अपना अपना रिप्रेजेंटेशन बताते हैं कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल, और कुछ है नहीं इसके बारे में। ठीक है बात। तो ये फेलिंग ए और फेलिंग बी जब हम दोनों को मिलाते हैं तो कंप्लीट फेलिंग रिएजेंट बनता है, कंप्लीट आपका फेलिंग रिएजेंट तैयार हो जाता है। अब ये जो कंप्लीट फेलिंग रिएजेंट होता है ये किस कलर का होता है उसको अपन को पता करना है। तो ज़रा देखो, जो आपका फेलिंग ए होता है प्लस फेलिंग बी होता है, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इसका जो कलर निकल के आता है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। ब्लू कलर के होने के रीज़न क्या है, जो आपका कॉपर सल्फेट यानी फेलिंग ए सॉल्यूशन है, आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट रहता है, उसमें जो कॉपर 2+ आयन है उसके वजह से इसमें क्या होता है, ब्लू कलर होता है। इसके वजह से क्या होता है, उसमें ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिलाने के बाद ये फेलिंग रिएजेंट आपका तैयार होता है। इसका ओवरऑल कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और इसमें ब्लू कलर होने का रीज़न क्या है, कॉपर 2+ का होना। चलिए मैं इसकी अब रिएक्शन आपको बता देता हूँ। जब आप क्या करेंगे, किसी एल्डिहाइड में RCHO में CO2+, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका,
Cu2+ रिप्रेजेंट है आपके फेलिंग रिएजेंट होने का। दूसरा, ये आपकी जो रिएक्शन होगी ये बेसिक मीडियम में होगी। किस में होगी? बेसिक मीडियम। जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो आपका जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCO- मतलब कार्बोक्सिलेट आयन में बदल जाएगा, और Cu2+ अपने आप को रिड्यूस करेगा। मैंने क्या बताया था कि जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनमें खुद में रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने का सिंबल क्या है? रिडक्शन होने के दो सिंबल होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की कितनी है? 2+। किसी भी रेडिकल की जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी हो तो जो उस पर चार्ज होता है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सिंपल सी बात है। तो कॉपर 2+ जो कन्वर्ट होता है वो होता है आपका Cu2O में, क्यूप्रस आयन में। किस में होता है? क्यूप्रस आयन में। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन की होगी -2, तो कॉपर की कितनी होनी चाहिए? +2। अब कॉपर का संख्या कितना है? 2। कॉपर का नंबर 2 है, तो एक कॉपर पे कितना चार्ज होगा भैया? +1 चार्ज होगा। तो +2 से इसका चार्ज कितना हो गया? +1 का। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसका मतलब ये पूरा प्रूफ हो गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया होगा, और साथ में यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल भी निकला होगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब यहाँ ये Cu2+ ये तो था आपका ब्लू कलर का। क्या बताया था मैंने? फीलिंग ए और फीलिंग बी जब दोनों मिलेंगे तो ये ब्लू कलर के होंगे। लेकिन Cu2O जो आपका होगा, जैसे आप भट्टे पे जाके देखते होंगे, जो आपकी ब्रिक्स रहती हैं, ईंट रहती हैं, तो ये ब्रिक रेड कलर का हो जाता है। इसको किताबों में रेडिश ब्राउन भी लिखा जाता है। इसमें दूसरा नाम आपको क्या मिल जाएगा? रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी या ब्रिक रेड कलर का पीपीटी आपकी टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे सेटल हो चुका होगा, और जैसे ही आपको ये ब्लू कलर से रेडिश ब्राउन या फिर आपका ब्रिक रेड कलर दिख जाए तो इसका मतलब जिस कंपाउंड से आप रिएक्शन कर रहे हैं वो आपका एल्डिहाइड ही है। क्लियर है ये बात? सबको क्लियर हो जानी चाहिए। ये था आपका फेलिंग टेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद अपन चलते हैं टॉलेंट टेस्ट की तरफ। ठीक है, तो वीडियो का अपना टाइमिंग अभी 20 मिनट हुआ है। अभी अपन टॉलेंट टेस्ट भी इसमें ख़त्म कर सकते हैं, और आपका मिथाइल कीटोन का स्पेशल हेलोफॉर्म टेस्ट होता है उसको भी मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? टॉलेंट रिएजेंट। ये भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, टॉलेंट रिएजेंट। ये भी आपका कैसा होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी ये भी किसके साथ देता है? ये भी आपके किसके साथ देता है? मैं भी इसके बाद इसका एक और मतलब वीडियो बनाऊंगा जो एक्सेप्शन का होगा केवल। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी होता है। तो टॉलेंट रिएजेंट में इस तरीके की दो चीज़ें नहीं होती, लेकिन टॉलेंट रिएजेंट को आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, मतलब तुरंत प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आप कैसे? आपको ये बना बनाया नहीं मिलेगा, इसको आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए आपके पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और फिर आपके पास होना चाहिए अमोनियम का कोई एक सॉल्ट। अमोनियम के साल्ट में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे NH4Cl ले लेता हूँ। जो आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले लें। यहाँ से आपके पास बनेगा Ag, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा AgNH3 होल ट्वाइस, और उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? प्लस। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। इस तरीके का आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा ये? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनको बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खासियत क्या होती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खासियत ये होती है कि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पास मेटल होगा, मेटल आयन होगा, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, या लोन पेयर को क्या करना? एक्सेप्ट करना। यानी उसकी वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं, जो d ऑर्बिटल होती है वो वैकेंट होती है, उसके वजह से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा आपके पास होते हैं लिगेंड। क्या होते हैं? लिगेंड। लिगेंड वो स्पीसीज होती है जो लोन पेयर को डोनेट करती है। तो ये क्या होती है? आपकी लोन पेयर डोनेटर होती है। अब आपके जो लिगेंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तीन तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। जो आपके लिगेंड हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव लिगेंड, या तो आपके नेगेटिव लिगेंड, और या तो आपके होंगे न्यूट्रल लिगेंड। तो आपको जो यहाँ पे AgNH3 के होल ट्वाइस में जो लिगेंड मिल रहा है, लिगेंड आपके पास यहाँ पे अमोनिया यानी NH3, और NH3 होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड। इसका मतलब इस पर चार्ज कितना है? 0 चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ?
क्योंकि इसका एक मतलब है, यहाँ पे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब ये टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड है, नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पहले पढ़ा देना चाहिए फर्स्ट टर्म में, उसके बाद ये चैप्टर आना चाहिए। चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखिए। नेक्स्ट कर लो, इसको हटा ही दो। चलिए, अब यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड निकल के आया था, टॉलन रिएजेंट जो निकल के आया था AgNH3 होल ट्वाइस, इसके ऊपर चार्ज था +1 का। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट आप X कंसीडर कर लीजिए, X ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। नंबर ऑफ Ag एटम कितने हो गए, 1 प्लस NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अभी बता के आया कि जो लीगेंड है वो न्यूट्रल टाइप का है। ये कैसा है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, 0। नंबर ऑफ अमोनिया एटम मॉलिक्यूल 2 है, तो रख लिया मैंने। इक्वल में क्या आ जाएगा, +1। तो अब जरा यहाँ देखिए, ये हो जाएगा x और +0 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। यानी यहाँ पे Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है। और अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसमें खुद में रिडक्शन होना चाहिए, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। अगर ये डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब जरा इसको देखते हैं कि ये एल्डिहाइड में किस तरीके से काम करता है। मैं उसकी रिएक्शन आपको बताता हूँ। अब रिएक्शन को देख लीजिए, आपने यहाँ पे कोई एक एल्डिहाइड ले लिया, RCHO ले लिया, उसके बाद मैंने इसकी रिएक्शन कराई AgNH3 होल ट्वाइस, और ये हो गया आपका प्लस चार्ज। ठीक है, मीडियम आपको बेसिक ही रखना है, OH-। जब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी तो जो आपका RCHO होगा वो तो कार्बोक्सिलेट आयन में टर्मिनेट हो जाना है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाना है। साथ में यहाँ पे आपको Ag का एक PPT मिलेगा, और इसकी क्या खासियत होती है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर अभी प्रोडक्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। पहले ये आपका निकले, यहाँ से अमोनिया गैस निकलेगी और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो इतनी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट में निकलेंगी, लेकिन इस चीज़ों में से आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सिवाय इसके। Ag का जो PPT होगा ये ब्लैक कलर का PPT होगा, इसका कलर क्या होगा, ब्लैक कलर होगा। और ये जो आपका Ag का PPT होगा, जब भी आप इसमें टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो बॉटम में ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के ऐसे, मैं कॉर्नर को थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये ब्लैक कलर का, इस तरीके से आपको मिरर टाइप का ये फील होगा। मतलब जब आप इसको टेस्ट ट्यूब को ऊपर उठा के देखेंगे तो आपका जो चेहरा होगा ना वो आपको दिखने लगेगा, ये मिरर टाइप का काम करेगा। तो इसका इसी वजह से इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो जो टॉलन टेस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट आपके मैं फिनिश कर गया। चलिए, अब थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, इसके एक्सेप्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि टॉलन रिएजेंट में और कौन कौन से कंपाउंड हैं जो आपके एल्डिहाइड के अलावा भी आपको टॉलन टेस्ट देने की हिम्मत रखते हैं। तो टॉलन टेस्ट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बात चलते हैं आगे, इस पर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। अगर मैंने आपको दिया एक, मैंने ये वाला आपको एल्डिहाइड दे दिया, ठीक है, इसका नाम है आपका बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में मैंने क्या डाला, फेलिंग रिएजेंट डाला, और दूसरा मैंने इसमें टॉलन रिएजेंट डाला। ये देखिए, फेलिंग रिएजेंट और टॉलन रिएजेंट दोनों के दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन फेलिंग रिएजेंट और टॉलन रिएजेंट में जब इसमें बेंजल्डिहाइड में डाले जाएंगे तो पहली बार में मैंने एक टेस्ट ट्यूब में मैंने बेंजल्डिहाइड को ले लिया, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। जब मैंने इसको बेंजल्डिहाइड को फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें फेलिंग रिएजेंट डाला तो उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने बेंजल्डिहाइड में टॉलन रिएजेंट डाल दिया तो ये आपको बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। अब देखिए, दोनों के दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ को गौर कर रहे होंगे, एक चीज़ आपको ऑब्जर्व होने में मिल रही होगी कि जो आपका फेलिंग रिएजेंट होता है, फेलिंग रिएजेंट होता है, इससे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, टॉलन रिएजेंट। अगर आपको रेस लगवानी हो फेलिंग और टॉलन रिएजेंट में तो ये टॉलन रिएजेंट आपका इस रेस में आपसे जीत जाएगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन पार्ट ये हुआ आपका। चलिए, दूसरा एक एक्सेप्शन पार्ट आपको मैं और बता देता हूँ, दूसरा एक्सेप्शन पार्ट इसका और बता देता हूँ मैं आपको। चलिए, कि आपके इसके एल्डिहाइड के अलावा
टोलन टेस्ट और कौन कौन से कंपाउंड दे देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ही ले लेते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नाम आपके पास आएगा हेमी एसीटल का। किसका नाम आएगा? हेमी एसीटल का। जरा देखिए हेमी एसीटल क्या होता है। कोई भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड की दो वैलेंसी आप मन करे आर आर दोनों से कर दिए, आर और एच से कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बन गया था आपका OH और यहाँ पे था आपका OR। इसका नाम आप कर देंगे हेमी एसीटल। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेमी एसीटल। बार बार नहीं लिखते हैं, उसमें टाइम वेस्ट ही होता है। मैंने यहाँ पे टोलन रिएजेंट डाल दिया। जब भी आप इसमें टोलन रिएजेंट डालेंगे तो टोलन रिएजेंट किस मीडियम में काम होता है? बेसिक मीडियम में काम होता है। तो बेसिक मीडियम का काम क्या होता है? OH माइनस आयन देना। अब ये जो OH माइनस है ये आपको क्या करेगा? इस वाले H को टारगेट मारेगा। क्या करेगा? इस वाले H को टारगेट मारेगा। जब ये इस वाले H को टारगेट मारेगा तो यहाँ से निकलेगा क्या गुरु? यहाँ से आपकी वाटर की एक यूनिट निकल जाएगी। किसकी यूनिट निकल जाएगी? वाटर की यूनिट निकल जाएगी। अब ऑक्सीजन का नेक्स्ट में हाल क्या होने वाला है, जरा देखो। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है और इसके पास लोन पेयर तो रहते ही रहते हैं, और यहाँ पे आपका OR ग्रुप रहने वाला है। इसको मैं छोटा कर लूँगा क्योंकि मैं एक ही साथ इन चीज़ों को बताना चाहता हूँ। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का अपने आप को रिटर्न करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड देने की कोशिश करेगा। जैसे ही इसको ये डबल बॉन्ड देने की कोशिश करेगा, ये OR ग्रुप बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है और ये निकल जाएगा बाहर। जब ये निकल जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ज़रा देखिए। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में पूरा डबल बॉन्ड बना लेगा और ये OR निकल जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे R लगा रखा होगा और यहाँ पे H लगा रखा होगा तो ये हेमी एसीटल अब किस में कन्वर्ट हो गया? बताइए, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया भाई। और ये एल्डिहाइड तो टोलन टेस्ट देते हैं, तो ऑलरेडी टोलन रिएजेंट इसमें प्रेजेंट होगा, तो ये अपने आप को टोलन रिएजेंट तुरंत किस में कन्वर्ट कर लेगा? RCO माइनस में कन्वर्ट कर लेगा। और ये साथ में आपको मिरर टेस्ट मतलब AG का आपको PPT मिल जाएगा और ये सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिवली दे देगा। कौन दे रहा है? हेमी एसीटल दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें OH माइनस बेसिक मीडियम है और ये H को खींच के वाटर की यूनिट निकाल रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन जब अपना नेगेटिव चार्ज इसको रिटर्न कर रहा है तो OR एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है इसमें किसका? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला एक्सेप्शन का पार्ट था। और कौन सा टोलन रिएजेंट दे सकता है, जरा और देख लीजिए एक बार, मैं और नया बता दे रहा हूँ। थर्ड वाला देखिए, इसमें आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी आपका टोलन रिएजेंट दे सकता है। देखिए नाम कीटोन लिखा है, पहले क्या था? पहले केवल में यही होता गया था कि कीटोन नहीं होगा, लेकिन ये स्पेशल केस है। ऐसा नहीं है कि सारे कीटोन देते हैं। सारे कीटोन दे रहे होते तो अपन उसको फिर अलग अलग सेपरेशन मेथड करने में क्यों इस्तेमाल करते? सारे कीटोन नहीं देते हैं, केवल अल्फा हाइड्रोक्सी CNT TNC अप्लाइड है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं। मैंने क्या करा, एक यहाँ पे CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया। और यहाँ मैंने लगा दिया C के साथ में, यहाँ लगा दिया मैंने OH, और यहाँ एक वैलेंसी H के साथ में पूरी करी, और ये आपका CH3। ये काम करने के लिए मैं यहाँ भी कर सकता था। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसका निकटतम कार्बन ये अल्फा कार्बन, और इसका ये निकटतम अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे लगा है OH ग्रुप, जिसकी वजह से इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब मैं जब भी इसमें क्या करूँगा, अब ज़रा मुझे बताओ, जब मैं इसमें टोलन रिएजेंट डालूंगा तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है अपना? अगर सेकेंड डिग्री एल्कोहल है तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल को कीटोन में बदल देगा, 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड में बदल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस पार्ट का तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन इस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होते वक्त क्या होगा, किस तरीके से बदलेगा, देख लीजिए उसको। ये आपका चेंज होगा किसमें? CH3 ये H बना रहेगा, और CH3 के साथ में C डबल बॉन्ड ये H बना रहेगा। अब देखिए ये जो अल्कोहल है, ये वाला कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, इसका नियरेस्ट एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। इसका मतलब ये जो अल्कोहल है आपका सेकेंड डिग्री है, और सेकेंड डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो आपका कीटोन में बदलता है। किस में बदलता है? कीटोन में। और ये आपका CH3, ये आपको मिल गया डाईकीटो। ये क्या मिल गया आपको? डाईकीटो। तो कीटोन में भी किस कैटेगरी का ऑक्सीडेशन टोलन रिएजेंट करा सकता है? उसका नाम देख लीजिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। किसका कराया है उसने? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का कराया।
चलिए एक और रिएक्शन का पार्ट है, उसको और समझ लेते हैं। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला पार्ट ये है आपका मीथेनोइक एसिड। क्या है? मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड का और दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। जरा देखिए, HC डबल बॉन्ड O और ये आपका OH। जब इसमें आप टॉलन रिएजेंट डालते हैं, क्या डालते हैं? टॉलन रिएजेंट। तो बेसिकली ये क्या है? ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कराएगा इसमें। अब ये जो ऑक्सीजन आपका होता है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को गायब करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को गायब करेगा और खुद जुड़ के इन दोनों से वाटर की एक यूनिट बाहर निकाल दे। किसकी यूनिट बाहर निकल गई? वाटर की। अब जरा देखिए रेस्ट ऑफ कंपाउंड क्या बना? ये यहाँ से अपना बेस्ट रिजोनेटिंग ग्रुप तैयार करेगा। ये ऑक्सीजन यहाँ जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज अपना यहाँ ट्रांसफ़र करेगा और ये यहाँ ट्रांसफ़र करेगा और ये बनाएगा आपको क्या देगा? CO2 देगा। तो आपका जो मिथेनोइक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट वाला कंपाउंड है और ये आपको क्या किससे टॉलन टेस्ट दे रहा है? तो CO2 और दूसरा यूनिट ये वाटर का मैंने यहाँ लिख दिया। आप यहाँ लिखना चाहें आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शनल पार्ट थे जो टॉलन रिएजेंट एल्डिहाइड के अलावा कौन कौन दिया? आपका हेमी एसिटल दिया, दूसरा मैंने जो आपको बताया वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दिया और थर्ड आपसे मैंने डिस्कस किया कि मिथेनोइक एसिड भी दिया। और एक और मैंने क्वेश्चन फर्स्ट वाले में डिस्कस आपको किया था कि जो आपका बेंजल्डिहाइड होता है वो तो टॉलन रिएजेंट टेस्ट तो देता है, टॉलन रिएजेंट को वो बेंजोइक एसिड में बदल देगा टॉलन रिएजेंट से अगर उसका रिएक्शन कराएंगे तो, लेकिन फेलिंग के साथ में जब उसका रिएक्शन कराएंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज होगा उसमें। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके किसके पार्ट में थी? आपकी ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में थी। एक और रिएक्शन अपन देख लेते हैं और वो रिएक्शन ख़त्म करके मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन है वो कैसे पॉसिबल हो पाता है उसको और देख लेते हैं और ये अपना ऑक्सीडेशन वाला पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो सेकेंड टाइप का केमिकल रिएक्शन बचेगा वो उसको मैं कराऊंगा, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले पार्ट को अपन समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, इसकी कंडीशन क्या है होने के लिए? इसकी कंडीशन होने के लिए क्या है? सबसे पहले तो आपके पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो आपने C डबल बॉन्ड O लिख लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया CH3। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। मिथाइल होना चाहिए, ये आपके पास है। कीटोन होना चाहिए, ये आपके पास है। मैं यहाँ पे क्या लिख दिया? R लिख दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया? R लगा दिया। मिथाइल कीटोन और ऑक्सीडेशन इसका होना चाहिए। प्रेजेंस किसकी रखेंगे वो ज़रा देख लीजिए। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी और कोई भी आप यहाँ पे हेलोजन गैस लेंगे X2। X2 का मतलब आप क्या लेंगे? X2 का मतलब आप Cl2 लेंगे या तो फिर आपका ब्रोमीन लेंगे या तो फिर आपका आयोडीन लेंगे। लेकिन यहाँ आप इन दो से कोई मतलब नहीं बनता विशेष, बस मैंने जनरलाइजेशन करने के लिए लिखा है। आयोडीन का यहाँ पे मतलब बनता है। आयोडीन का मतलब इसलिए बनता है कि जो आपका आइडोफॉर्म बनता है वो येलो कलर का PPT बनाता है और ये कलर्ड होने की वजह से आइडेंटिफाई करना आसान है। इस वजह से आप क्लोरीन और ब्रोमीन तो केवल जनरलाइजेशन करने के लिए ले रहे हैं, स्पेशल रिएक्शन ये किसकी होती है? I2 की ही होती है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसी पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर एक काम और इसमें हो सकता है, इसमें एक काम और हो सकता है, इसका एक काम क्या करा जा सकता है उसको और देख लीजिए। ठीक है, इसका एक काम और किया जा सकता है, ज़रा देखो। आपको हो सकता है NaOH प्लस X2 जो आपका लिखा है वो आपका ऐसा ना लिखा हो और इसकी रिएक्शन वाले फॉर्म में लिखा हो तो क्या मिलेगा? NaH हटेगा, इस X के साथ निकलेगा तो यहाँ से एक HX निकल जाएगा और यहाँ मिलेगा NaOX। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपोहैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, इसको ज़रा देखिए, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा करके यहाँ शिफ्ट कर दूं। अगर मैं क्या करूं, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया NaOH और स्पेशली टारगेट लगा देता हूँ मैं। यहाँ मैंने लिख दिया HI, सॉरी HI क्यों लिख लिया मैंने? I2 लिखा। जब मैंने इसकी रिएक्शन कराया तो H के साथ में एक आयोडीन निकल गया तो यहाँ फॉर्मेशन मतलब निकला कौन? HI निकल गया और बना क्या? NaOI। नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम सोडियम हाइपो आयोडेट, हाइपो आयोडेट।
हाइपोडेट। अब सोडियम हाइपोडेट का आयोडेट का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। इसका वेल मैकेनिज्म है जिसमें आपके 4 NaOH के मॉलिक्यूल लगेंगे और 3 लगेंगी इसकी यूनिट I2 की, और क्यों लगेंगी वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों लगेंगी। चलिए, मैंने क्या करा, एक कोई मिथाइल कीटोन ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया CH3। लिखना ये हमारी ज़रूरत है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, NaOH इसकी 4 यूनिट लगने वाली होती हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया I2 इसकी 3 यूनिट लगेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, इस पूरे ग्रुप को अलग करना है। देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को अलग करना है। ONA ग्रुप आके यहाँ लगेगा, इस वाले कार्बन पे लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा NaO-। ये जो आपका CH3 होंगी इसमें से एक H बचेगा, बाकी की जो 3 वैलेंसी होगी वो आयोडीन के साथ पूरी होंगी, CHI3 का फॉर्मेशन होगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, साथ में आपका जो निकलेगा वो निकलेगा CHI3 जिसको आप आयोडोफॉर्म बोलेंगे। और यही वाला रिएक्शन कारगर है, क्यों? क्योंकि ये आपका येलो कलर का PPT देता है। किस कलर का PPT देगा, येलो कलर का PPT देगा। जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो किसको, मिथाइल कीटोन को, तो मिथाइल कीटोन को आप आइडेंटिफाई क्या करेंगे, सोडियम हाइपोआयोडेट डालेंगे। और जैसे ही आप इसमें डालते हैं तो आपको क्या दे देगा, या तो आप इसमें आयोडीन डालें इन द बेसिक मीडियम, तो आपको क्या दे देगा, येलो कलर का अगर आपको PPT मिल गया तो आप बता पाएंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका मिथाइल कीटोन है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये टेस्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो 41 मिनट का अपना वीडियो हो चुका है। तो लगभग इसमें ऑक्सीडेशन के सारे पार्ट मैंने फिनिश कर दिए। और नेक्स्ट पार्ट जो आपका होगा वो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे होगा। नेक्स्ट वाला पार्ट किस पे होगा, नेक्स्ट रिएक्शन पे होगा। और वो रिएक्शंस का पार्ट कौन सा चलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के सारे हिस्से, सारे पार्ट अपन ने ख़त्म कर लिए। अब आपके पास रहना है रिएक्शन विद अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन विद अल्फा हाइड्रोजन, इसमें आपको बेसिकली कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, इसमें आपको पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ना है इसमें, एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। एल्डोल के भी 2 हिस्से पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक होता है आपका सेल्फ कंडेंसेशन और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके 2 पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड एक पार्ट है आपका रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसका एक स्पेशल नेमिंग रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। उसकी क्या है आपकी, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये 5-5 मिनट के पार्ट होंगे। उसके इसी पार्ट में मैं क्या करूँगा, आपके जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वीडियो अपन को पूरा करना पड़ेगा, तो ये तो 10-10 मिनट के मुश्किल से पार्ट होंगे, तो 20 मिनट अपन करेंगे क्या। नेक्स्ट आपके यहाँ तक के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, आपकी NCERT क्वेश्चन होंगे, उसको मैं डिस्कशन करूँगा। तो ये आपका पूरा एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक रिएक्शन आपकी और रहती है, मैं आपको उसमें और बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि आपके जो एल्डिहाइड होंगे वो किस तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, उसको मैं बता के इस पार्ट में ख़त्म कर देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका CHO। अब ये आपका जो CHO ग्रुप होता है आपका, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी तक जितने भी आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, चाहे आप हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स में हो, चाहे आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर में हो, वो सारी की सारी क्या होती थी, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती थी। लेकिन ये वाली रिएक्शन है, ये आपकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है CHO। ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, एक्टिवेट नहीं करता है। इससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचता है, ना कि इसमें देता है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब इसमें खींचता है तो इसमें ये नेगेटिव, ये वाला मेटा पोजीशन को मतलब एक्टिवेट करता है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और जब भी आप इसमें नाइट्रेशन वाला पार्ट एक है इसमें NCERT में आपका, तो HNO3 डाइल्यूट आप लेंगे किसका, H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 क्या होगा आपका, कंसनट्रेटेड होगा। H2SO4 क्या होगा आपका, कंसनट्रेटेड होगा। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, NO2+ जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, NO2+। अब ये कैसे जनरेट होगा उसको अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, अभी इसको बता दे रहा हूँ। पहले इसका प्रोडक्ट लिख लो। ये आपका CHO हो जाएगा और मेटा पोजीशन पे आपका क्या लगेगा, NO2 लगेगा। तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होते हैं, मैं एक ही पार्ट में इसको नाइट्रेशन वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। आपने यहाँ से क्या लिया, H2SO4। तो H2SO4 का फटाफट स्ट्रक्चर बना लीजिए।
ये आपका H2SO4 हो गया। H2SO4 इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है H प्लस आयन देना। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से यहाँ से H प्लस को निकाल देता है। अब ये जो आपका H प्लस जाता है ये किसके पास जाएगा? HNO3 के पास जाएगा। तो HNO3 का स्ट्रक्चर बना लो आप, ये आपका O और ये आपका H, ठीक है। तो ये H प्लस अभी आपको ये बिना किसी इलेक्ट्रॉनों के घूम रहा है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए इस ऑक्सीजन ने, तो ये इसको सरल कहाँ मिलेगी? इस ऑक्सीजन के पास। ये ऑक्सीजन इसके H को क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा, उस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का आना यह शुभ बात होती है, क्योंकि ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कोई इसी के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो ये तो इसी के साथ दादागिरी हो गई। कोई गुंडा था, उसी को अब 2 थप्पड़ मार के बैठा रहेगा तो वो तो थोड़ा उसकी इज्जत के खिलाफ हो जाएगा। तो ये तुरंत क्या करेगा, नाइट्रोजन से तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इससे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ से तो वाटर की यूनिट निकल जाएगी, लेकिन ये रेस्ट ऑफ पोजीशन क्या बनाएगा ज़रा देखो, N डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो आपको मैंने क्या बोला था, NO2 प्लस। तो यही NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है जो आपको नाइट्रेशन में इन्वॉल्व हो रहा है और वो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप बन के जुड़ रहा है और मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस चीज़ को अपन यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लॉन्ग हो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट वाला पार्ट अपन को क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद अल्फा हाइड्रोजन और रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, थैंक यू।